Good morning, everyone. It is the sixth part of the sixth slide of the chapter 3 Human Reproduction. In this slide, we are going to discuss fertilization and implantation. इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पढ़ लिया था, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट पढ़ते हैं. ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमने यहाँ पढ़ा अंडर द टॉपिक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. देन ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स इन ह्यूमन टेक्स प्लेस बाय इंसेमिनेशन. इसकी बात पहले भी हमने की थी कि male sperm is transferred to the reproductive organ of the female by insemination during coitus. So in this slide we will discuss the next topic, fertilization. Okay, we have finished pre-fertilization events. Pre-fertilization events हम लोग finish कर चुके हैं. नाउ कम टू फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के लिए अब दोनों गैमेट का क्लोज आना, मीटिंग होना ज़रूरी है. सो द गैमेट इज़ ट्रांसफर्ड एंड द मेल गैमेट विल बी ट्रांसफर्ड बिकॉज द फीमेल गैमेट हैज़ बिकम सीडेंट्री. फीमेल गैमेट जो है वो मूव नहीं करती है, वो अपने ऑर्गन जहाँ बनी वहाँ स्टेबल रहती है. मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र होना पड़ता है. इन द केस ऑफ ह्यूमन, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस बाय इंसेमिनेशन ड्यूरिंग कोइटस. ओके, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन semen is released by the penis, that is the sex organ, into vagina where the sperms move rapidly through ये cervix. Please remember the female reproductive organ. These are ducts, reproductive duct, vagina, then cervical canal, then uterus, then fallopian tube. If we move upward in the reproductive organ, the sperms move rapidly through cervix, then it enters into uterus and reaches to the junction of isthmus and ampulla. Isthmus, ampulla and infundibulum is the three part of the fallopian tube. 3 फेलोपियन ट्यूब जो है वो 3 रीजन में बटा हुआ है. अगर यूट्रस की ओर हम लोग जा रहे हैं, यूट्रस से ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले एम्पुलरी आएगा, फिर इस्थमस आएगा, फिर इनफंडिबुलम आएगा और लास्ट में फिंगर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्री. को रिलेट करिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. ओके, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन सीमेन रिलीज हुआ by the penis and it enters into the vagina where sperms move rapidly through the cervix and uterus and reaches to the junction of isthmus ampulla, that is ampullary isthmus junction. Here you can remember the ampullary isthmus junction. Here it was like this fallopian tube, the here part ampulla, this is isthmus and the other is infundibulum. You have remembered infundibulum. Okay, now the sperms has reached there. Okay, where is the ovum located? Ovum कहाँ है? Now during oogenesis we have read that ovulation हुआ ovary में and the secondary oocyte is released inside the ovary. सेकेंडरी जो oocyte है वो रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग ओवुलेशन और जैसे ही ये ओवरी से रिलीज्ड होगी, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आएगी इनसाइड द ओवरी, मीन्स इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी एंड इनसाइड द ओवरी ग्राफियन फॉलिकल और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte मैच्योर हुई. मैच्योर होने के बाद ये रिलीज़ हुआ, निकली और जैसे ही ये रिलीज़ होगी तो तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब का ये फिम्ब्री इसको कैच करेगा, पकड़ लेगा. ओके, एंड फ्रॉम दिस फिम्ब्री
From this finger like projection fallopian tube, ओवम जो है सेकेंडरी oocyte वो ऐसे मूव करेगी, ओके और स्पर्म यहाँ यूट्रस से ऐसे आएगा। यहाँ पे दोनों का मीटिंग प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आता है, द मीटिंग एंड वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म विल टेक्स प्लेस। The place is here and it is very important place. This place is ampullary isthmic junction. यहाँ तक ये isthmus है और ampulla स्टार्ट हो रहा है। ampullary isthmic junction पे ही अगर ओवम यहाँ तक आई और यहाँ पे वेट करती है फॉर फर्टिलाइजेशन, और ड्यूरिंग इट्स वेटिंग पीरियड, मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ाया था कि सेकेंडरी oocyte 2, 3 या 4 दिन डिपेंडिंग अपॉन द फीमेल फर्टिलिटी स्टेज, फर्टिलिटी डेज, दीज आर कॉल्ड फर्टाइल डेज, 2, 3, 4 दिन यहाँ वेट करती है। इस दौरान इफ इंसेमिनेशन विल बी डन, coitus will be done, and during insemination semen passed and sperms come and meet here, okay, then only there is the chance of fertilization. तो path of sperms क्या है? sperms, vagina, cervical canal and then ampullary isthmus junction. ampullary isthmus junction तक भी यहाँ तक sperm आया। इधर ओवम का क्या पाथ है? ओवम कौन है यहाँ पे? सेकेंडरी oocyte, ओवुलेशन हुआ, ovule caught by fimbri moves forward to infundibulum and it also reaches to isthmus, ampullary isthmic junction. तो देखो दोनों मूव करके एक ही पोजीशन पे आए, that is ampullary isthmic junction. It is very important question where fertilization takes place and why not every coitus or every copulation leads to fertilization. क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्यों हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को रिजल्ट नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों की घटनाएं में भी साइमल्टेनियसली ना हो पाए, इन दोनों का टाइमिंग ना मिले, ओके, देन फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसेमिनेशन हुआ और स्पर्म्स मूव किया लेकिन उस वक्त यहाँ ओवम उसको मिली ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ये स्पर्म आगे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा ओवरी में और वहाँ जाके फर्टिलाइज करेगा, वहाँ ऐसा नहीं होगा, ओके। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन जो है होने के लिए स्पर्म जो है वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक ही जाएगा और वहाँ पे उसको ओवम, सेकेंडरी oocyte मिलनी चाहिए और यहाँ से स्पर्म जाएगा और दोनों मिलेंगे एट दिस प्लेस, देन ओनली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एनसीईआरटी में आपका आंसर इस तरह दिया भी हुआ है कि दैट्स वाई एवरी कॉपुलेशन डजंट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आता है। देन दोनों मिल गए यहाँ पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ऐसा सिचुएशन हम लोग होप करते हैं कि फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि हम लोग प्रोसेस फर्टिलाइजेशन फिर जाइगोट इम्प्लांटेशन और फिर एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, तो दोनों एक जगह आए और देयर हैपन्स फर्टिलाइजेशन। Fertilization can only take place when both sperms and ovum meet simultaneously at the ampullary isthmic junction. The process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. You already know that process of fusion is called fertilization and the place is ampullary isthmic junction. Now दोनों मिल गए, मीन्स दोनों एक जगह आ गए। अब ये प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है? Sperms come in contact with the layer of zona pellucida. Remember the tertiary structure of the Graafian follicle, जिसमें सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक मेम्ब्रेन लेयरिंग चढ़ता है जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं, और जोना पेलुसिडा के ऊपर पूरे ग्राफियन फॉलिकल्स रहते हैं। First of all, sperms come in contact with the layer of zona pellucida, that is a part of secondary oocyte inside Graafian follicle. Then this zona pellucida
इंड्यूसेस सम, अब जैसे ही कोई एक स्पर्म इसको टच किया, there millions of sperms are released during one coitus. Okay, every sperm will be leading, any one of them will be leading forward. और जो सबसे आगे चल रहा है वो मानो ओवम को टच किया, जोना पेलुसिडा के पास पहुंच गया। वो जोना पेलुसिडा के पास पहुंचने जैसे ही पहुंचा तो जोना पेलुसिडा और उसको पायर्स करेगा, उसको इन्वेड करेगा बाय इट्स एक्रोजोम, उसको तोड़ेगा एक्रोजोम से। ऐसा स्टेज पहुंचते ही जोना पेलुसिडा जो है वो एक केमिकल रिलीज करेगी, एंटीफर्टिलिजीन, एंड इट विल केमिकली कन्वर्ट दैट रीजन सो दैट नो अदर स्पर्म्स नाउ कैन इन्वेड दैट ओवम। वहाँ पे केमिकल ऐसा चेंजेज आ जाएगा जिसके कारण जो है दूसरे ओवम अब उस दूसरे स्पर्म्स अब उस ओवम तक नहीं पहुँचेंगे। एंड दिस इंश्योर्स दैट only one sperm can fertilize an ovum because this zona pellucida induces certain chemical change around the surface of the ovum। और ये कब होगा? किसी एक स्पर्म के यहाँ तक पहुँचने के बाद। Okay, now the next process, this, see the diagram. Here the different sperms are coming. These are sperms, these are sperms, here sperms are coming. Okay, these are cells of granulosa cells. This is a matrix of zona pellucida. This is a matrix of zona pellucida outside the ovum. Okay, this is perivitelline space. Perivitelline space, see, there is a vitelline membrane around the ovum. This vitelline membrane is called as zona pellucida in mammals. Okay, and the space after this zona pellucida is called perivitelline space. And this zona pellucida भी mammals के अलावा दूसरे animals में वाइटलिन मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन मैमल्स में इसको जोना पेलुसिडा कहा जाएगा। उसके अंदर के स्पेस को पेरीवाइटलिन स्पेस कहेंगे। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ओवम एक सेल है तो उसकी अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ओके, एंड दिस इज कोरोना रेडियाटा। अभी कोरोना वायरस बहुत जोरों पे है, याद रहेगा हमेशा, कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स का ही एक पार्ट है, और भी इसमें स्ट्रक्चर्स जो अगर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसमें ये ग्रैनुलोसा सेल्स के सबसे इनर मोस्ट पार्ट को हम लोग कोरोना रेडियाटा कहते हैं। और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसको न्यूट्रिशन भी देते हैं, नरिश भी करते हैं, और प्लस स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन, जैसे ये स्पर्म सबसे पहले इंटर कर रहा है या ये इंटर कर रहा है, तो फिर इस ओवम ये यहाँ पे ये सभी मिलके ऐसा केमिकल चेंज करेंगे जिसमें कोरोना रेडियाटा भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि दूसरा अब स्पर्म्स इसको इन्वेड नहीं कर पाएगा। दूसरा रोल इस कोरोना रेडियाटा का ये भी है कि ये स्पीसीज़ को डिटरमाइन भी करता है। जैसे ये कोरोना रेडियाटास में प्रोटीन्स रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन पे जाके अटैच होंगे, और अगर अटैच होंगे तभी स्पेसिफिक स्पीसीज़ का वेरिफिकेशन होता है। मीन्स यहीं पे स्पीसीज़ जो हैं वो कोरोना रेडियाटा और ये सभी स्ट्रक्चर से पहचाने जाते हैं कि ये जो स्पर्म है वो सेम स्पीसीज़ का है या नहीं है, क्योंकि fertilization happens only between same species and then only fertile zygote is formed। तो यहाँ पे इनका स्पीसीज वेरिएशन भी होता है। इनमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इन पे रिसेप्टर्स होते हैं और दोनों अटैच होते हैं। ये और डिटेल आप नेक्स्ट क्लास या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे स्पर्म्स जो है वो इन्वेड किया एंड देन इट विल इंटर हेयर जोना पेलुसिडा। ओके, दिस बाय द हेल्प ऑफ एक्रोजोम
बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन को ब्रेक करने वाला है, और ये यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा ये सभी आपस में मिलके ओवम से अलग हो जाएंगे और ऐसा रीज़न बना देंगे कि अब ये स्पर्म्स और ये स्पर्म अब फर्दर इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा. ओके, this is the ovum surrounding by few sperms and this diagram is also very important for the exam. इसके लेबलिंग आते हैं. Now the next slide. The lytic enzymes of the acrosome digest the zona pellucida and cell membrane of ovum and enters into the cytoplasm of ovum. मैंने बताया this activity of sperm induces the completion of second meiotic division of the secondary oocyte. याद करिए जब हम लोग oogenesis पढ़े थे तो secondary oocyte जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद बनी थी. उसमें उसके बाद मैंने डायग्राम में सेकेंड मियोटिक डिवीज़न उसमें नहीं बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न सेकेंडरी oocyte का तभी कंप्लीट होता है जब इसका कांटेक्ट स्पर्म से होता है. मीन्स इफ़ अ गर्ल हु इज़ नॉट if a girl or may be called as an unmarried girl in now, then during menstruation she is losing the ovum in secondary oocyte stage which has not completed the second meiotic division. Okay, second meiotic division is completed only when there is fertilization stage and the sperms enters into the secondary oocyte. Just at that moment secondary oocyte completes its second meiotic division and here the second polar body is released. Here the haploid nucleus and that of ovum, the haploid nucleus of the sperm, okay, and that of ovum fuses, now results into diploid zygote where the 2n is 46, because in NCERT question has been asked that give the chromosomal number of the zygote which is established. In the case of human homo sapiens it is 2n is equal to 46. यहाँ पे diploid structure फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया. अब याद करो जाइगोट कहाँ फॉर्म हुआ है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, यूट्रस में नहीं. अब जैसे ही वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, इसको इम्प्लांट होना है यूट्रस में, तो जो ऑफ कोर्स ये जाइगोट मूव करेगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की ओर मूव करेगा. देन दिस मूवमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ जाइगोट विद द यूट्रस is totally completely known as this implantation. इसको हम लोग कहेंगे implantation. Okay, zygote formation succeeds with its further development and its implantation into endometrium of uterus. Endometrium was preparing for the fertilization and implantation of the embryo. Now here it happens, यहाँ पे अब ये हो गया कि fertilization हो गया. Uterus is very happy कि see the uterus has not to lose its endometrium, baby or the zygote is coming to implant itself into the uterus. तो मूवमेंट के साथ साथ यूट्रस की ओर जाने के साथ साथ जाइगोट जो है वो माइटोटिक डिवीज़न से अपना नंबर भी इंक्रीज करता रहता है. आप कहीं भी इसका एक कोई वीडियो भी फर्टिलाइजेशन का देखिएगा, मैं भेजूंगी, जिसमें 3D स्ट्रक्चर दिखाएगा हाउ ब्यूटिफुली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड नाउ द जाइगोट रोल्स डाउन इनटू द यूट्रस. कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं, आई विल सेंड यू. जाइगोट माइटोटिक डिवीज़न करेगा 2 then 4 then 6 and 8 and so on. 8 से 16 स्टेज ऑफ सेल्स को कहते हैं, उस एम्ब्रियो के उस स्टेज को कहेंगे मोरूला. उस स्टेज को क्या कहेंगे? मोरूला. और जाइगोट जैसे ही माइटोटिक डिवीज़न करने लगा तो वो अब एम्ब्रियो बना. ओके, एंड ईच सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स. जो 2, 4, 6, 8 सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स. एंड
8 से 16 ब्लास्टोमियर्स ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए तो उस स्टेज को कहेंगे मोरूला। इस स्टेज में बनने के साथ साथ जाइगोट अपना एम्ब्रियो अपना स्पेस भी चेंज कर रहा है और वो यूट्रस की ओर मूव भी कर रहा है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट डेवलपमेंट मोरूला टर्न्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला। मोरूला जो है ब्लास्टोसिस्ट में चेंज कर जाएगा या उस स्टेज को ब्लास्टूला भी कहेंगे। ये प्रैक्टिकल के लिए ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है। ये आपके स्लाइड में आता है, स्पॉटिंग स्लाइड, परमानेंट स्लाइड में स्पॉटिंग में आएगा। विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू 2 लेयर्स। अब जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो जितने जो ब्लास्टोमियर्स थे वो 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगे, कंप्लीट एज अ बॉल, स्फेरिकल बॉल जिसमें 2 लेयर है। आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट and the inner group of layer is called inner cell mass. This whole layer is called trophoblast and there will be a cavity called blastocele. Okay, now at this stage embryo gets implanted into the uterus और जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट तक बनने का about 5 days embryo लेता है और उसके बाद इसका अटैचमेंट इंडोमेट्रियम, यूट्रस के इंडोमेट्रियम से हो जाता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स विच टेक्स प्लेस फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन। ये डायग्राम किसका है? इवेंट्स विच टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आप देखिए फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं और केस स्टडी में भी आ सकते हैं। डायग्राम पूछा जाएगा और इन सभी स्टेजेस का नाम पूछा जाएगा, किस स्टेजेस में इम्प्लांटेशन हुआ ये भी पूछा जा सकता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CBSE 12th बोर्ड। यहाँ पे मैं हर एक स्टेज को दिखा रही हूँ। दिस इज सेकेंडरी oocyte. Okay, fertilization here takes place. This sperms succeeded to enter. ये ओवम में कन्वर्ट हो गया होगा और सेकेंड पोलर बॉडी निकल गई। उसके बाद यहीं पे जाइगोट बना। दिस जाइगोट्स डिवाइड्स इनटू 2, देन 4, देन दिस इज 8, ओके, देन दिस इज 16. दिस इज फ्रॉम E and F. Both are E and F. Both are morula stage. Okay, see here, कोऑर्डिनेट करो। यहाँ पे भी देखो A, यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, A जो है, फिर यहाँ पे ओवम आया एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के पास, यहाँ B और यहाँ वाला B और यहाँ के B को पोजीशन को रिलेट करो, क्योंकि मैंने कहा है कि जाइगोट डेवलपमेंट के साथ साथ जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ मूव भी करता रहेगा। ओके, ये बी यहाँ, वो ये बी फलोपियन ट्यूब में इसका स्पेस कहाँ है? इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन के पास। ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया। देन सी डिवाइड करेगा जाइगोट, सी हेयर द पोजीशन, मूव कर रहा है। डी और डिवाइड करेगा माइटोटिक, 4 सेल बनेंगे। डी यहाँ है, फलोपियन ट्यूब में डी कहाँ है? यहाँ है। ई 8 सेल बन गए मोरूला के, वो कहाँ है? तुम्हारा यहाँ है, डैट इज़ तुम्हारा आ गया वो एम्पुला तक। उसके बाद बना एफ, वो अब धीरे धीरे यूट्रस में यहाँ एफ मूव कर रहा है। एफ, ई एंड एफ बोथ आर मोरूला। ओके, देन बिकम जी। एट द स्टेज आफ्टर जी इट इज इम्प्लांटेड टू द H and it is blastocyst, in the stage of blastocyst, because this outer layer is called trophoblast and this is inner cell mass, that is inner cell mass, and this space is called blastocele. At the G, when the G is formed, then it become to the implanted to the uterus and this is the H stage. Means at the stage of blastocyst it gets implanted and it is called as implantation of zygote in or the implantation of not zygote, implantation of embryo in its blastocyst stage. This diagram is very important for your exam also.
draw the complete diagram in your copy. Now implantation. Attachment of blastocyst is done by the proliferation of trophoblast and endometrium of the uterus. इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे कि पूरा कंप्लीटली यूट्रस कैसे इंडोमेट्रियम जो है वो कैसे पूरा कवर कर लेता है एम्ब्रियो को, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट जो है अपने सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है और इंडोमेट्रियम भी अपने आप को प्रोलाइफरेट करता है, फैलाता है, और फिर दोनों ट्रोफोब्लास्ट एंड इंडोमेट्रियम कांटेक्ट करते हैं, इन डिजिटलाइजेशन होता है, मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो जाते हैं, और जो inner cell mass है, that this inner cell mass, inner layer will only grow into the real embryo, parts of the embryo, embryonic layer, different organs and everything will grow from this inner cell mass, क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को यूट्रस में, ये जो यूट्रस है वहाँ पे एम्ब्रियो को ऐसे इम्प्लांट करने में ये ट्रोफोब्लास्ट और ये इंडोमेट्रियम की कवरिंग लग जाती है, और जो अंदर में इनर सेल मास है वो रियल एम्ब्रियो में ग्रो करता है. ओके, फर्दर एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑल्सो द प्रेगनेंसी स्टेजेस एंड द प्रेगनेंसी हार्मोन्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, टिल please take care of diagrams. All the diagrams I have given from NCERT, and note down all the questions which I have said that it is important for the exam. Okay, thank you.